स्टार्ट है क्या? हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? क्लास स्टार्ट है हमारी। कैसे हैं आप सभी? एक बार स्टार्ट है क्लास ना, तो एक बार थम्स अप कर दो आप सभी। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ। चलिए, आप सबने इस बार लंबी होली मनाई है। आप सभी को होली की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आपकी होली जो बहुत बढ़िया रही है और बढ़िया आपकी होली मनी इस बार। आपकी जीवन भी जो है इस प्रकार से होली में जो रंग मिले हैं, ऐसे आपका जीवन रंगों में रंग जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आज पढ़ेंगे हम संविधान सभा के बारे में। लास्ट टाइम जो क्लास आपने ली संविधान सभा की, उसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट आपको बताए, बहुत सारी चीजें आपको समझाई, बहुत सारी चीजें आपको बताई। एक मिनट। चलो, अभी आ रही है आवाज प्रॉपरली? अब ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, अब सही हो गया। चलिए, ग्रेट। मैं एक बार कमेंट फिर भी देख लेता हूँ आप लोगों के। कमेंट्स जो मुझे दिख जाएंगे तो कमेंट देख लेता हूँ, कमेंट आ जाएंगे आप लोगों के। कमेंट कहाँ आ रहे हैं? ओके। हाय 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 हाय, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वॉइस वॉइस वॉइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ शुरू करते हैं। तो हम संविधान का निर्माण करने लग रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं। संविधान सभा के बारे में हमने बातचीत करी। हमने आपको पढ़ाया कि हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, और संविधान सभा भारत के संविधान में कैसे कैसे बनी, इन सारी चीजों के बारे में हमने बातचीत करी। किस प्रकार से भारत के संविधान की सभा का निर्माण हुआ, किस प्रकार से चीजें बनी। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि संविधान एक पुस्तक की भांति है, और पुस्तक की भांति है तो संविधान में आपके देश को चलाने के नियम और कानून लिखे होते हैं। इन नियम और कानूनों को बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया। आपकी क्लास को चलाने के नियम और कानून जो हैं, आपके देश को चलाने के नियम और कानून जो हैं, इन नियम और कानूनों को चलाने के लिए एक पुस्तक बनी जिसे आप संविधान कहते हैं, जिसमें भारत देश के सभी प्रकार के कानूनों को संग्रहित किया गया है। इस संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, हम इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। मैं आपको बता रहा था कि संविधान सभा कैसे बन रही है, संविधान सभा में क्या क्या चीजें चल रही हैं, संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। हम इन सारी चीजों के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ, मैंने आपको बताया कि संविधान सभा में सीटों की संख्या 389 थी। अब देखो, ये सारी बातें जानना जरूरी क्यों है? आप सोच के देखिए, इतना बड़ा हमारा देश है, इतना बड़ा हमारे देश की जनसंख्या है, करोड़ों भारतीय लोग इसमें रहते हैं। इन करोड़ों भारतीय लोगों को संचालित करने के नियमों का निर्माण उन 389 सदस्यों की सभा के द्वारा किया गया था। आज आप इस भारत देश में रहते हैं तो आपके ऊपर जो नियम और जो कानून बनाए गए, इन नियम और कानूनों का निर्माण उन 389 सदस्यों के द्वारा किया गया था। तो आपको उन लोगों के बारे में पढ़ना, उनके बारे में जानना, किस प्रकार से निर्माण हुआ, संविधान सभा किस प्रकार से बनी, कैसे उसने कार्य किया, इन सारी चीजों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब भी, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब भी, आप ये कैसे कह सकते हो कि भारत का संविधान जो है वो बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक संविधान है और इसका निर्माण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। इन सारी चीजों को आप कैसे बता पाओगे? अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश का संविधान तो लोकतांत्रिक नहीं है, आप मुझे बोलोगे सर लोकतांत्रिक है, तो प्रश्न उठता है कि लोकतांत्रिक क्यों है और क्यों लोकतांत्रिक नहीं है। अगर लोकतांत्रिक है, इसका मतलब यह निकलता है कि हमारे देश के संविधान का जो निर्माण है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था। एक प्रश्न कभी के बीपीएससी एग्जाम में पूछ लेती है भारत के संविधान की विशेषताओं में कि भारत के संविधान में कुछ एक समुदायों ने भारत के संविधान का निर्माण किया था, या बहुत समुदाय ने भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो भारत के संविधान का निर्माण बहुत समुदाय ने किया। जो संविधान आप देखते हो, नई संविधान हिंदुओं ने बनाया है,
न ये संविधान मुस्लिमों ने बनाया है, न ये संविधान सिख ने बनाया है, न ये संविधान महिलाओं ने बनाया है, न अनुसूचित जाति के लोगों ने बनाया है, न अनुसूचित जनजाति के लोगों ने बनाया है। इन सभी लोगों की भागीदारी से इस देश के संविधान का निर्माण हुआ है और एक लोकतांत्रिक संविधान है। हमारा देश जिन नियमों से संचालित होता है उन नियमों को हमारे देश की संपूर्ण देश के समुदायों की भागीदारी के माध्यम से निर्माण किया गया है। तो प्रीलिम से प्रश्न कैसे बन जाते हैं समझो, बड़ी बेसिक बेसिक बातें मैं आपको जो बता रहा हूं। 16 तारीख को तो मैं आपके मध्य पटना में आके क्लास लूंगा और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत हो गई, परीक्षा वाणी हो गई, इन बहुत सारी पुस्तकों में तथ्यात्मक बहुत प्रकार की गलतियां हैं। जैसे लास्ट क्लास जब मैंने ली तो आप लोगों ने प्रश्न कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष कौन थे, कई बच्चों के मैंने कमेंट पढ़े कि सर ये थे वो थे, नहीं, पैट्रिक लॉरेंस ही थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम जानेंगे कि संविधान सभा में कौन से समुदाय से कितने कितने समुदाय थे, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें हो रही थी। तो हाँ, तो किस किस प्रकार से चीजें हुई, आइए जानिए। तो संविधान सभा में अगर हम समुदायों की बात करें कि संविधान सभा में समुदाय कौन से थे, तो अगर हम बात करें समुदायों के बारे में संविधान में, तो एक तो आता है सामान्य। सामान्य मतलब जनरल। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा में जनरल से कितनी सीटों की संख्या थी, सामान्य से कितनी सीटें संविधान सभा में हुआ करती थी। जनरल की अगर हम बात करेंगे, सामान्य की बात करेंगे, तो इसमें 2 से 13 जो सीट थी ये सामान्य से हुआ करती थी, जनरल कैटेगरी की हुआ करती थी। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि इसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी मुस्लिम, मैं बात नहीं कर रहा मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम की बात कर रहा हूं कि टोटल मेंबर कितने थे, तो 79 सदस्य से मुस्लिम हुआ करते थे। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में टोटल सिख कितने थे, अगर सिख आपसे पूछ ले तो इसमें आप जानते हैं कि 4 सदस्य जो है इसमें सिख हुआ करते थे। तो विभिन्न प्रकार के समुदायों के बारे में आप जानेंगे, देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के समुदायों का इसमें आपको जो है प्रतिनिधित्व देखने को सामतौर पर मिल जाता है। यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है कि संविधान सभा में कितने मुस्लिम थे, कितने सामान्य थे, कितने सिख थे। फिर एक दूसरा विभाजन अगर मैं आपको करके बताऊं तो एक और विभाजन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है संविधान सभा संबंधित, कि संविधान सभा में पूछ लेता है कि संविधान सभा में टोटल महिलाएं कितनी थी, टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी। अब महिलाओं पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, लेकिन आजकल बीपीएससी वगैरह जिस एग्जाम की ओरिएंटेशन जो बदलती चली जा रही है, तो आजकल वो कई लेयर बदल रहा है। यानी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, एक सामान्य जानकारी है जो एसएससी का बच्चा भी जानता है, बेसिक बच्चा भी जानता है। लेकिन संविधान सभा में प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थी, संविधान सभा में अंतिम दिन कितनी महिलाएं प्रेजेंट थी, तो अलग अलग संख्या है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15, संविधान सभा में प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या 10, संविधान सभा में साइन करने वाली महिलाओं की संख्या कुछ और, वो मैं आपको बताऊंगा सारी की सारी चीजें। तो कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो यहां जो मैं बात कर रहा हूं वो टोटल की बात कर रहा हूं। अगर टोटल की बात करेंगे महिलाओं की संविधान सभा में, तो कुल महिलाएं संविधान सभा में 15 थी। प्रश्न बनता है संविधान सभा में एससी की कितनी संख्या थी और संविधान सभा में एसटी कितनी संख्या थी, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में एक बनता है। तो यहां पर आप 26 लिखेंगे और यहां पर आप 33 लिखेंगे। अब आपको ऐसा महसूस होगा कि सर आप ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति की संख्या 26 थी और जनजाति की संख्या 33 थी। बिल्कुल मैं सही आपको बात बता रहा हूं, ये 26 थे और ये 33 थे। जनजाति की संख्या ज्यादा थी, अनुसूचित जाति की संख्या वहां पर आपको कम देखने को मिल जाएगी। तो यहां से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में जो है आपको देखने को मिल जाता है। एक प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में साधारण तरीका से बन जाता है, इसका आप विशेष तौर पर याद रखोगे। एक बेसिक प्रश्न जो है वो यहां से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। एक बेसिक चार्ट यहां से हो जाता है, तो इसको एक बार आप लोग नोट करेंगे। ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। एक बार मैं आपके कमेंट भी देख रहा हूँ साथ ही साथ में, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। साउंड प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन साउंड प्रॉब्लम अभी ठीक है। ठीक है सर, महिला में कितना, सब पढ़ेंगे बेटा। ओबीसी कहीं नहीं, हाँ ओबीसी बिल्कुल नहीं है। इतने दिन में क्लास ऑफ क्यों था, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इतने दिन से क्लास ऑफ क्यों था, क्योंकि होली की छुट्टी आप लोगों की थी। तो ये आप एक बेसिक प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है कि संविधान सभा में सीटों की संख्या किस किस तरीका से बांटी गई थी
और सीटों की संख्या किस किस तरीके से थी। एक बेसिक चीज है, यहां से जानकारी आपको एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। अब आपको ये पता है कि संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था, हाँ बहुत बढ़िया सर, बिहार से कितनी महिलाएं थी। चलो इन प्रश्नों के भी उत्तर मैं आपको दे देता हूं कि बिहार से कितनी महिलाएं थी, क्या था, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको थोड़ी देर में मिलने लग जाएंगे। अगर महिलाओं की संख्या के बारे में बात करूं मैं, तो टोटल महिलाएं संविधान सभा में 15 थी। ये 15 महिलाएं आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको देखने को मिल जाएंगी। इसमें आप देखेंगे सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, विजयलक्ष्मी पंडित, ये सब महिलाओं के नाम है। ये सब महिलाओं के नाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब महिलाओं के नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब महिलाएं हैं। इसमें एक महिला थी सरोजनी नायडू। तो प्रश्न कभी कभी एग्जाम में बनता है कि संविधान सभा में बिहार से कितनी महिलाएं थी। संविधान सभा से बिहार में एक महिला थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है कि संविधान सभा में बिहार से कितनी महिला थी। संविधान सभा से बिहार से सिर्फ एक ही महिला थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू, और ये भी सामान्य कैटेगरी से थी बिहार में। अब मैं आपको बहुत सारी जानकारी महिलाओं के बारे में बताऊंगा क्लास के मध्य में कि एकमात्र अनुसूचित जाति की महिला कौन सी थी, एकमात्र देसी रियासत की महिला मैडम एनी मस्करीनी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सब हम महिलाओं के बारे में जानेंगे, बीच बीच में मैं बताता जाऊंगा सारी चीजें एक कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी आप सिर्फ ये जाने कि संविधान सभा में महिलाएं 15 थी, और 15 महिलाएं जो है संविधान सभा में, उसमें एक महिला सिर्फ आपको बिहार से देखने को मिलेगी। सर्वाधिक महिलाओं की संख्या उत्तर प्रदेश से हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश यूपी से सर्वाधिक महिलाओं की संख्या संविधान सभा में थी। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश से थी। ठीक है, उनको लगता है कि ये तो सरोजनी नायडू का जो निर्वाचन हुआ था संविधान सभा में वो बिहार से हुआ था। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का निर्वाचन संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से हुआ था पहले, बाद में M जयकर साहब की जगह पर उनको महाराष्ट्र की पूना सीट से संविधान सभा में लेकर आया गया। तो संविधान सभा में सरोजनी नायडू जी का निर्वाचन जो है वो बिहार से हुआ था। तो ये कई प्रकार की ऐसी गलत इंफॉर्मेशन है जो विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती है, समझ नहीं पाते, चीजों को जान नहीं पाते। तो ये प्रश्न एग्जाम में बन जाता है, इसको आप याद रखेंगे कि संविधान सभा में बिहार से एकमात्र महिला थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। बिहार परसों आ रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, तो एक बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा, इसका आप लोग याद रखोगे और बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगी। चलो, हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे, हम महिलाओं के बारे में जानेंगे। तो देखो, संविधान सभा में ये पढ़ रहे थे बहुत बेसिक सी बात की 389 सदस्यों की संख्या थी, और मैंने आपको ये बताया था, जरा फ्लो में आ जाए फटाफट से, 296 सीटों पर क्या हुआ था? सभी बोलेंगे कि 296 सीटों पर सर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संविधान सभा का चुनाव हुआ, तो चुनाव के बाद इसका रिजल्ट भी आया, यानी इसका परिणाम भी आया। ये ब्लैक न करके मैं इसको व्हाइट पे पढ़ाता चलता हूं आप लोगों को। तो संविधान सभा का परिणाम भी आया, संविधान सभा का रिजल्ट भी आया। अब देखो, रिजल्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ था, आप सभी को याद रहना चाहिए। अब आप यहां से देखेंगे इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलेंगी। और 93 सीटों पर क्या हुआ था? 93 सदस्य क्या हुए थे? ये आपके मनोनीत हुए थे। तो ये सारी की सारी बेसिक जानकारी आप क्या रखोगे? आप इस बेसिक जानकारी को याद रखोगे। अब निर्वाचन का परिणाम आया, तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। और आप देखेंगे बीपीएससी में बार बार एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी? ये किसने कहा है? ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं आपके सामने, यहां पे आपको समझाऊं कि जब परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में क्या क्या रहा, कैसे कैसे सीटें रही परिणाम में, कितनी सीटें कांग्रेस को मिली, कितनी सीटें मुस्लिम लीग को मिली। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने आती है कांग्रेस, कि कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई। सेकंड है आपके सामने मुस्लिम लीग, कि संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई। देखो, कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी को 208 सीट प्राप्त हुई संविधान सभा के चुनाव में। और मुस्लिम लीग की बात करें तो इसको 73 सीटें प्राप्त हुई संविधान सभा के चुनाव में। कई बार यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, कई बार, कि ये कैसे कैसे प्राप्त हो। देखो, 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को और 73 सीटें मिली थी सिर्फ मुस्लिम लीग को। इतना बड़ा डिफरेंस, यानी लगभग 3 गुना सीटें ज्यादा प्राप्त करी थी कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग से।
इसी बात को लेकर बहुत सारे ऐसे संविधान के विशेष ज्ञाता हैं जो ये लोग कहते हैं कि संविधान सभा ही कांग्रेस थी, कांग्रेस संविधान सभा थी। प्रश्न कथन किसका है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि सर बाकी सीटें किसकी थी, हमें तो गिना के बताओ ना कि 208 कांग्रेस की, 73 सीटें मुस्लिम लीग की, तो बाकी सीटें किसकी थी। तो इसमें बहुत सिंगल पार्टी हुआ करती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग चाहोगे तो लिख सकते हो इसको, एक पार्टी का नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी ये बहुत छोटी छोटी पार्टी हुआ करती थी। मैं सारी पार्टियों के नाम लिख रहा हूं। यूनियनिस्ट पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी हुआ करती थी। इसके बाद थी एक कृषक क्रिया पार्टी, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, कृषक क्रिया पार्टी, बहुत छोटी सी पार्टी हुआ करती थी ये भी। इन सब पार्टियों को एक सीट मिला करती थी। इसके बाद थी एक सीट थी मुस्लिम पार्टी की, ठीक है, ये भी एक पार्टी हुआ करती थी, मुस्लिम पार्टी के नाम से एक पार्टी हुआ करती थी। इसके बाद एक सीट थी अनुसूचित पार्टी की, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कहते हैं आप इसको, अनुसूचित पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से आप इसे जानते भी हैं, ठीक है। ये अलग अनुसूचित जाति पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अलग से भी आप एक पार्टी थी, वो भी आप लिख सकते हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दोनों के नाम अलग अलग लिख लो क्योंकि ये अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। ये शेड्यूल कास्ट पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी थी। और जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने चुनाव जीता तो इसी पार्टी से जीता था। तो इस पार्टी की एक सीट हुआ करती थी, कृषक क्रिया पार्टी की एक सीट हुआ करती थी, मुस्लिम पार्टी की एक सीट हुआ करती थी, अनुसूचित जाति पार्टी की सीट हुआ करती थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी की सीट हुआ करती थी। और एक कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न इससे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीट हुआ करती थी। इसके बाद आप देखोगे तो एक पार्टी हुआ करती है सिख और एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। उन दोनों की भी सीटें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। अगर हम सिख की बात करें तो सिख समुदाय के लिए भी एक पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया और सिख समुदाय में आप देखेंगे तो सिख के लिए भी एक सीट जो है ये इन लोगों ने भी जीती थी। और एक और पार्टी थी जिसको मैं यहां लिख देता हूं, साम्यवादी दल, जिसका आपने नाम सुना है कम्युनिस्ट पार्टी, तो मैं लिख देता हूं साम्यवादी दल। एक प्रश्न पूछा गया था यूपी पीसीएस के पेपर में, साम्यवादी दल, इसको आप लोग क्या बोलते हो, आप लोग इसे नाम देते हो कम्युनिस्ट पार्टी। तो कभी के पूछ लेता है कम्युनिस्ट पार्टी की कितनी सीटें थी और एकमात्र साम्यवादी नेता कौन हुआ करते थे। तो आप इनकी संख्या को जब गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये आपको देखने को मिल जाती है कौन सी पार्टी। सर क्लास को लेकर बहुत परेशान हो रही थी, ठीक है, क्लास चल गई आपकी ना, ठीक है। याद देखो, यूनियनिस्ट पार्टी की एक सीट है, कृषक क्रिया पार्टी की एक सीट है, मुस्लिम पार्टी की एक सीट है, अनुसूचित पार्टी की एक सीट है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक सीट है, ये एक सीट यहां लिख लेंगे तब 8 होंगी, और सिख पार्टी की एक सीट है और कम्युनिस्ट पार्टी की एक सीट है। तो कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल मिला के 8। यानी मैं लिख सकता हूं कि 8 सीटें जो हैं वो अलग अलग दलों की आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आपने जोड़ोगे तो नॉर्मल जो है ये 8 सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब आप इसको जब जोड़ोगे तो आपको समझ आएगा रिजल्ट क्या निकलता है। सर नोट करें, हाँ रेगुलर क्लास चलेगी, हाँ जी बिल्कुल चलेगी, बड़ा 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 बड़ा, ओके लिखिए, ठीक है बाबू, ठीक है ठीक है। चलिए आप इसे नोट कर लो फटाफट से एक बार, जरा एक बार आप इसे नोट करेंगे। अब डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ा था, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव कौन सी पार्टी से लड़ा था, तो ये पार्टी थी आपकी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8, टोटल ये 8 हो रही हैं। दोबारा गिनो, 1 2 3 4, एक इसकी पार्टी 5, अरे मुझे लग रहा है अच्छा 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 मैं ही गलत गिन रहा हूं क्या, 1 2 3 4 5, अच्छा 2 लिख दिया मैंने, 6 और एक 7, चलो कोई नहीं 7 कर लो आप, इसको 7 कर लो आप। अभी आगे पार्टीज बताऊंगा ना मैं आपको सारी की सारी, पहले आप इनको लिख लो, इनको एक बार लिख लो 7 की 7 को। नेक्स्ट पार्टी कौन सी इसके बारे में बात करते हैं।
इनको साथ की साथ को अब लिख लो, साथ की साथ को एक बार लिख लो। मुस्लिम लीग होगी, यूनियनिस्ट पार्टी होगी, मुस्लिम पार्टी होगी, अनुसूचित जाति कृषक क्रिया पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सिख पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी 7 हो गई। चलो अब इसको जब जोड़ोगे आप तो क्या पाओगे आप, यहां देखो, मतलब आप टोटल जोड़ोगे तो कैसे निकल कर आएगा कि 208 सीटें आपको कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, 208 सीटें। 73 सीटें आपकी मुस्लिम लीग ने जीती थी, मुस्लिम लीग जो मैंने आपको बताई। 7 सीटें आपने इंडिविजुअल पार्टी से देख ली। अब जो 8 सीटें थी एक प्रकार से, एक पार्ट जो है कांग्रेस ने जीत ली, मुस्लिम लीग ने जीत ली, साथ ही इंडिविजुअल पार्टी की देख लिया आपने कि अलग अलग आदमी कौन हुआ करते थे। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कि संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे। एक प्रश्न बनता है एग्जाम में, संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे, साम्यवादी नेता कौन थे। एक प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका उत्तर पूछ रहा है सोमनाथ लाहिड़ी। ये एग्जाम में बार बार प्रश्न आता है, सोमनाथ लाहिड़ी, इनका नाम याद रखेंगे। ये संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता थे, इनका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी, इनका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी। संविधान सभा में एकमात्र साम्यवादी नेता, इनका नाम था सोमनाथ लाहिड़ी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आपके सामने प्रश्न रहता है, साम्यवादी नेता सोमनाथ लाहिड़ी थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्लीज राइटिंग स्पीच। सोमनाथ लाहिड़ी, सोमनाथ लाहिड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, वो बता दूंगा। चलिए एक बार ये 7-8 वाला आप काउंट करके दोबारा से देख लो, क्योंकि मुझे ये लग रहा है ना, मैं इनको दोबारा एक बार ना आप काउंट करके मैं इसको एक जगह पे लिख देता हूं। ये ना एक बार देखो, यूनियनिस्ट पार्टी एक तरफ से आप काउंट कर लो, यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक क्रिया पार्टी, मुस्लिम पार्टी 3 हो गई, अनुसूचित पार्टी 4 हो गई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक पार्टी थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 5 हो गई, सिख की सीट अलग हुआ करती थी 6 हो गई, साम्यवादी दल जिसको आप बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी बेसिकली, इसकी एक सीट हुआ करती थी, तो ये आपकी 7 हो रही है। ठीक है, ये आपसे अलग अलग पूछ ली जाती है कि कौन सी सीट की कितनी सीट थी, किसकी कौन सी सीट हुआ करती थी। ये बार बार एग्जाम में एक सीट आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगी, तो यहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। इसका विशेष तौर पे आप याद रखेंगे कि कौन सा प्रश्न कहां से आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे, सोमनाथ लाहिड़ी थे। तो ये आपकी बेसिक सीटें हैं जो आपके एग्जाम में जनरली आपसे पूछ ली जाती हैं। अब क्या हुआ कि संविधान सभा में आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट नोटिस किया कि कांग्रेस के पास सीटों की संख्या 208 थी, कांग्रेस के पास सीटों की संख्या 208 थी, 208 सीटें कांग्रेस के पास हुआ करती थी, और मुस्लिम लीग के पास सीटों की संख्या 73 थी। अब आप एक कॉन्सेप्ट नोटिस करेंगे कि जब कांग्रेस के पास सीटें 3 गुनी थी और मुस्लिम लीग के पास सीटें सिर्फ 73 थी, तो कुछ लोगों ने यह कहा कि भाई फिर तो जो है संविधान सभा में असली जो प्रेजेंटेशन है वो किसका है, वो पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का है। तो एक कथन पूछता है ग्रेनविल ऑस्टिन का, ग्रेनविल ऑस्टिन, कि किसने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है। ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा ही कांग्रेस है। उसने कहा कि देखो भाई, संविधान सभा में सारी सीटें, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है, और कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो उसने कहा कि भाई ये तो बड़ी अजब बात है, संविधान सभा है। तो उसने क्या किया, मुस्लिमों को भड़का दिया और कांग्रेस को बताया कि कांग्रेस के पास सारी की सारी सीटें। इस बात के बाद आप देखेंगे कि संविधान सभा में थे, मुस्लिम लीग ने इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम संविधान सभा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो एक कथन आपके एग्जाम में बनता है कि किसने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है या कांग्रेस ही संविधान सभा है। ये दोनों कथन आपके एग्जाम में पूछ लेता है, कांग्रेस ही संविधान सभा है या कांग्रेस ही भारत है। तो याद रखेंगे इसका नाम है ग्रेनविल ऑस्टिन। कभी कभी लिख देता है एग्जाम में जी ऑस्टिन, तो नाम याद रहेगा। इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है
जी ऑस्टिन या ग्रेनविल ऑस्टिन। तो एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है, इसका आप नाम याद रखेंगे। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है कभी कभी कि संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता कौन थे? पर्शियन, पारसी नेता। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एक संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता कौन थे? तो आप मोदी साहब के बारे में जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एकमात्र पारसी नेता थे, इनका नाम था पीएच मोदी। यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में बना है, एकमात्र पारसी नेता, इनका पूरा नाम था पीएच मोदी। पीएच मोदी संविधान सभा में एकमात्र पारसी नेता थे, इसको आप नोट डाउन कर लो। एकमात्र पारसी नेता, इनका नाम था पीएच मोदी। पूरा नाम क्या था इनका? पीएच। ठीक है, पीएच मोदी। इंग्लिश का पीएच का पूरा नाम, पीएच मोदी नाम लिख लो आप। पीएच का पूरा नाम जान के आप क्या करोगे? इतना बताइए, इतना कम थोड़ी ना है। पूरा नाम पता नहीं इनका पूरा नाम क्या था। पीएच मोदी इनका पूरा नाम था। नरेंद्र नाथ मोदी नहीं है, पीएच मोदी है। तो पूरा नाम जान के आपको करना ही क्या है? आप बेसिक जानकारी रख लें, इतना ही काफी है। ठीक है, चलो। और यहां ना 7-8 में घबराना मत। ये नहीं पूछता है कितनी क्या थी, बस ये पूछता है किस पार्टी की कितनी सीट थी। तो मैंने आपको पार्टी एक्स्ट्रा लिखा दी है। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी चीज का इश्यू बना देते हो आप लोग। तो ये सब नहीं, साम्यवादी दल से एक सीट थी, यूनियन पार्टी से एक सीट थी, कृषक प्रजा से एक सीट थी। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं कि मुस्लिम पार्टी कितनी सीटें थी, एक सीट थी। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप देखोगे तो ये मैंने आपको बता दिया कि एकमात्र पारसी नेता कौन थे, इनका नाम था पीएच मोदी। कई आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है कि एक बात बताओ गुरुजी, कि जब कांग्रेस ने कहा संविधान सभा में कांग्रेस के पास पूरा बहुमत आ गया, तो मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। जब मुस्लिम लीग ने मना कर दिया तो एक बहुत ही बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि देखो, आपने दो चीजें देखी। आपने एक देखा 389 सीटों की संख्या थी टोटल। अरे हाँ या ना? तो ये एक सीटों की संख्या थी जो मैंने आपको पढ़ाई। अगर विभाजन के बाद बात करोगे कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे और मुस्लिम लीग ने विभाजन कर दिया, यानी संविधान सभा का भी विभाजन हो गया, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? तो यहां पर उत्तर आता है आपका 299, यानी 299 आपकी सीटों की संख्या थी। यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न आपको पूछा जाता है बार बार। जो 389 सीटों की संख्या थी, ये विभाजन से पहले थी, यानी मुस्लिम लीग के साथ थी। तो ये आप कैसे बांटते हो? आप बांटते हो 296 सीट थी। बोलो हाँ या ना? वो मैंने आपको कैसे बढ़ाई? वो मैंने आपको बढ़ाया कि मैंने बताया आपको कि 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 4 कमिश्नरी थी, और 93 जो है आपने पढ़ा कि सर ये सीटें कैसी हुई थी? ये सदस्यों को मनोनीत किया गया था। किन्होंने किया था? राजा रजवाड़ों ने किया था। अब प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है बहुत ही बेसिक, कि संविधान सभा में बंटवारे के बाद सीटों की संख्या कितनी रही? संविधान सभा में बंटवारे के बाद सीटों की संख्या कितनी रही? यह प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल बार बार पूछा जा रहा है और बहुत ही बेसिक प्रश्न है। संविधान सभा में बंटवारे के बाद सीटों की संख्या 299 रह गई थी। कौन सी 299? ये 96 वाली नहीं, ये 389 से मात्र 299 सीटों की संख्या रह गई थी विभाजन के बाद। तो आपसे प्रश्न बनता है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी थी? तो आपका उत्तर कितना होगा? 299 सीटों की संख्या थी। इस प्रकार के बेसिक प्रश्न आजकल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। एकदम बेसिक टाइप के प्रश्न है जो आपको एग्जाम में देखने को आजकल मिल जाते हैं। जो आजकल आप ट्रेंड देख रहे हो एग्जाम का पढ़ने का, उसमें आपको मिल रहे 299 299। बहुत बढ़िया अनीता कुमारी, सबके कमेंट आ रहे हैं। 299 जो है, इसमें आपको सीटों की संख्या जो है ये देखने को मिल जाती है। तो इसको आप अच्छे प्रकार से याद रखेंगे। अब अगर आप थोड़े से और गहराई में जाओगे तो एक प्रश्न बन जाता है कि सर एक बात बताइए, आपने ये पढ़ाया कि संविधान सभा में बंटवारे से पहले 389 सीटों की संख्या थी, बंटवारे के बाद 299 आपकी सीटों की संख्या रह जाती है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है जो बहुत ही बेसिक प्रश्न है। ये बताइए, संविधान सभा में जो कमिश्नरी थी,
उनकी सीटों की संख्या कितनी हो जाती है विभाजन के बाद। देखो कमिश्नरी की संख्या पहले 4 थी, लेकिन आप यहां देखेंगे विभाजन के बाद, तो विभाजन के बाद कमिश्नरी की संख्या 3 रह जाती है। 3 कैसे सर? तो एक कमिश्नरी जिसका नाम था बलूचिस्तान, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में चली जाती है, और 3 कमिश्नरी आप देखेंगे तो ये आपको भारत में देखने को मिलती हैं। सिर्फ 3 कमिश्नरी भारत में रह जाती हैं, विभाजन के बाद की मैं बात कर रहा हूं। तो एक कौन सी होगी? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि गुरुदेव बताओ कि कमिश्नरी की संख्या कितनी रह जाती है विभाजन के बाद, तो यहां पर आपका आंसर होगा 3। एक कमिश्नरी कौन सी मैंने बताई आपको? एक कमिश्नरी बताई मैंने बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान कहां चली गई? बलूचिस्तान पाकिस्तान में खिसक के चली जाती है। इस प्रकार का एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है, इसका विशेष तौर पे याद रखेंगे। 3 3 3 3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कमिश्नरी की संख्या कितनी हो गई? 3 3 3 3 3, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बलूचिस्तान में चली जाती है, बलूचिस्तान बलूचिस्तान बलूचिस्तान, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ ले कि सर देसी रियासतों की संख्या कितनी थी, जो देसी रियासतें यहां चली गई तो यहां कितनी बची? तो अगर देसी रियासत आपसे पूछ ले तो 70 आपकी देसी रियासतें बची थी। देसी रियासत जो भारत की संविधान सभा में बची थी तो 70 बची थी। ये आपको एडिशनल जानकारी है जो कि आपके लिए बहुत काम की और आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी रहेगी। अगर आपसे पूछ ले कि सर एक बात बताओ तो ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी बची, उनको क्यों छोड़ दिया? तो अगर ब्रिटिश प्रांत की मैं बात करूं तो ब्रिटिश प्रांत की संख्या की अगर आप बात देखते हो तो 226 जो है, ये ब्रिटिश प्रांत की संख्या कितनी बची थी? ये 226 बची थी। इसको भी आप लोग एक बार लिख सकते हो 226। तो ये बंटवारे से पहले का बात है और ये विभाजन की बात है। ये भी आप देख सकते हैं, बंटवारे से पहले कमिश्नरी की संख्या आपको इतनी देखने को मिलेगी और बंटवारे के बाद आपको कमिश्नरी की संख्या ये देखने को मिलेगी। बंटवारे से पहले देसी रियासतों की संख्या आपको 93 देखने को मिलेगी और बंटवारे के बाद आपको देसी रियासतों की संख्या 70 देखने को मिलेगी। बंटवारे से पहले ब्रिटिश प्रांतों की संख्या आपको 292 देखने को मिलेगी और बंटवारे के बाद ब्रिटिश प्रांतों की संख्या आपको 282 226 जो है देखने को मिलेगी। कमिश्नरी कितनी होगी आपकी? 3 होगी। तो ये एक प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और यही कारण है कि आपसे पूछा जाता है कि भारत की संविधान सभा में अंतिम लोगों रूप से कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो 284 लोग इसीलिए बचे थे क्योंकि 299 में से 284 लोग आए थे। अदरवाइज आप सोचो कि 389 में से 284 क्यों आए, बाकी सब कहां चले गए? इसीलिए भारत की संविधान सभा में 284 मेंबरों ने साइन किए, तो 299 में से थे। तो भारत की संविधान सभा में 2 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे कि भारत की संविधान सभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी थी, आप पूछेंगे बंटवारे से पहले या बंटवारे के बाद। तो बंटवारे से पहले 389 और बंटवारे के बाद 299। इस प्रकार के बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो इनका आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे और इनको एक बार अपनी कॉपी में उतार लेंगे कि कैसे कैसे सीटों की संख्या आपसे पूछ ली जा सकती है, इसका आप ध्यान देंगे एक बार। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 299 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बहुत सर समरनाथ कितना का मिला था? समर्थन कितने का? समर्थन ये आप देख लो ना। अब ये बाकी सीटें चलेगी जो मुस्लिम लीग लेके चलेगी भाई। 389 में से 299 हमारे पास रह गई, बाकी सारी की सारी सीटें कौन लेके चलेगी? मुस्लिम लीग लेके चलेगी। तो ये कई प्रकार के बेसिक प्रश्न जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। आज की क्लास में काफी फैक्चुअल डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये काफी अच्छे अच्छे फैक्ट हैं जो आपने आज से पहले नहीं पढ़े होंगे। बहुत ही बेसिक जानकारी है जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछने को मिलती है। ये फोन किसका आ रहा है? इसको उधर ले जाओ, मेरा ये गेट को लॉक कर दो आज आप। ठीक है, चलिए आइए। आज हमें कोई परेशान कर रहा है, एक शैतान सा बच्चा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 299। अगर आपसे महिलाओं के बारे में प्रश्न बनता है
कि संविधान सभा में महिलाएं, अब आप इसको भी लिख लेंगे एक बार क्योंकि इसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। संविधान सभा में महिला, संविधान सभा में महिलाएं कैसे कैसे आई, कहाँ कहाँ से आई। अब देखो ये बहुत बेसिक सी चीजें जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन जान रहे हैं। फिर इसके बाद हम संविधान सभा की बैठक पे आ जाएंगे जहां आपको इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिलेंगी। संविधान सभा में महिलाओं को हम 3 रूप में बांटेंगे। संविधान सभा की महिलाएं, टोटल महिलाएं, अगर आपसे पूछता है कुल संख्या महिलाओं की संविधान सभा में कुल संख्या। एक आपसे प्रश्न बनता है संविधान सभा की अंतिम बैठक में महिलाओं की संख्या, अंतिम बैठक में महिलाओं की संख्या। एक प्रश्न बनता है संविधान सभा की प्रथम बैठक में महिलाओं की संख्या और कुल संख्या। तो देखो इसको आप इस प्रकार से उत्तर करेंगे, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, 15 थी कुल महिलाओं की संख्या। प्रथम बैठक में संविधान में महिलाओं की संख्या 10 थी और अंतिम बैठक में महिलाओं की संख्या 8 थी। यानी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या इस प्रकार से आप बांट के देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया, अगर एग्जामिनर प्रश्न आपसे पूछता है तो उत्तर कितना होगा, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, 8 महिलाओं ने। अब कुछ प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला, तो मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। एकमात्र मुस्लिम महिला, एक प्रश्न तो ये रहता है आपके एग्जाम में, एकमात्र मुस्लिम महिला, तो ये कौन थी, बेगम इजाज रसूल, इनका नाम था बेगम इजाज रसूल। ये एकमात्र आप देखेंगे तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम था बेगम इजाज रसूल। अब एक प्रश्न आता है कि देसी रियासत से एकमात्र महिला, देसी रियासत से एकमात्र महिला, इनका नाम क्या था, इनका नाम था मैडम एनी अस्करी मस्करीनी, एनी मस्करीनी। ये प्रश्न भी याद रखना है, मस्करीनी, एनी मस्करीनी, मैं नाम यहां लिख देता हूं, एनी मस्करीनी, मैडम एनी मस्करीनी एकमात्र थी। और ये कहां से थी, तो त्रावणकोर, त्रावणकोर एक पता आपको देसी रियासत पड़ती है, तो वहां से एकमात्र महिला आपको देखने को मिलेगी, बेगम एनी मस्करीनी। एक प्रश्न आता है एकमात्र एससी महिला, एकमात्र संविधान सभा में एकमात्र एससी महिला, एससी अनुसूचित जाति की महिला संविधान सभा में कौन थी। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार। तो इनका नाम था दक्षायनी बेलायुधन, दक्षायनी बेलायुधन, दक्षायनी बेलायुधन। यही प्रश्न आपके एग्जाम में बेलायुधन, ठीक है, ये एक नाम है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये मद्रास से हुआ कर, दक्षायनी बेलायुधन का जो नाम है ये आपको मद्रास से देखने को मिलेगा, ये मद्रास से संविधान सभा में हुआ कर दक्षायनी बेलायुधन। तो ये 3 है जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल, एकमात्र देसी रियासत की महिला एनी अस्करीनी, मैडम बेगम एनी मस्करीनी, एकमात्र एससी महिला दक्षायनी बेलायुधन। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। हाँ, सिग्नेचरी को क्या लिखा कहा गया, 284 में जो सिग्नेचरी थी उसमें 8 महिला सदस्य थी, ये बात आपको याद रखनी है, 8। यानी कोई प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत के संविधान पर अंतिम रूप से कितनी महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, कितनी महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से, तो इसका उत्तर होगा 8 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से। संविधान में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो इसका उत्तर होगा संविधान में कुल महिला की संख्या आप जोड़ोगे तो कितनी थी, तो आप बताओगे सर कुल महिलाओं की संख्या हुआ करती थी 15। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न है, थोड़ी सी अधिक जानकारी है लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम भी आएगी क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल, संविधान सभा में एकमात्र देसी रियासत की महिला मैडम एनी अस्करीनी, एकमात्र एससी महिला दक्षायनी बेलायुधन। ये कई प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल बन रहे हैं, इसीलिए इनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। और जब हम परसों क्लास में ऑफलाइन मिलेंगे तब आपको बहुत ज्यादा क्लास में मजा आने वाला है, क्योंकि क्या है कनेक्टिविटी में क्या होता है कि जैसे आप ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी वहां पर पढ़ना में, और ये काफी फैक्चुअल चीजें हैं जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। तो कुछ कुछ जब प्रश्न आप सॉल्व करोगे, आप लोग क्या करो प्रश्न सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये सब प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं। जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा बीपीएससी के भी, अन्य कमीशन पीसीएस के भी, तो आप देखें इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं
जो कि न तो लक्ष्मीकांत में आपको दिया गया है, न परीक्षा वाणी में आपको दिया गया है। ऐसी कई प्रकार की चीजें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा जो आपने किसी किताब में नहीं पढ़ी, परंतु एग्जाम में पूछी जा रही है। क्यों पूछी जा रही है? क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं। रीजन क्या था कि पिछली बार पूछा गया था कि एकमात्र एससी महिला कौन सी थी, तो दक्षायनी वेलायुधन का कोई ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ था, उसको लेके प्रश्न पूछ लिया गया था। तो करंट अफेयर्स से चर्चा करके इनके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी जैसे लोकसभा में महिलाओं की संख्या कम है या ज्यादा है, उसको लेकर प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिलाओं को लेकर आप क्या करें, एक जगह पर सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेंगे कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या किस प्रकार से सर ने बताई है और क्या क्या चीजें हैं। बहुत बढ़िया। मुस्लिम महिला कहां से थी? ठीक है, अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कहां से थी। तो मैंने एक नोट्स में जो है आपको ये सब चीजें दे दी हैं। अगर इनको आप यहां से पढ़ लोगे नोट्स में, तो ये आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। यूपी से थी एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम इजाज रसूल। आप इसको देखेंगे तो यहां मिल जाएगी संयुक्त प्रांत, ये मुस्लिम महिला थी बेगम इजाज रसूल। तो इसको आप चाहो तो लिख भी लो यहां पर कि बेगम इजाज रसूल यूपी से हुआ करती थी। कहां से थी? यूपी, यूपी से, ये यूपी से थी। ये आपको यूपी इसमें नोट भी कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत बढ़िया। संयुक्त प्रांत मतलब यूपी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। बहुत इंफॉर्मेशन बेसिक से आपको प्रोवाइड करिए कि संविधान सभा किस प्रकार से बनी और ये सारी बातें क्या बता रही हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे सर ये सारी बातें आप क्या बता रहे हैं, अभी तक आपने क्या चीजें बताई। तो सिर्फ मैंने आपको यह समझाया कि भारत की संविधान सभा में विभिन्न प्रकार के समुदाय, सभी प्रकार की महिलाओं का, सभी प्रकार के समुदायों का, सभी प्रकार के सामान्य का, जनरल कैटेगरी का, मुस्लिम का, सभी प्रकार के धर्मों का, सिख का, पारसी का, इन सभी का भारत की संविधान सभा में अच्छी प्रकार से प्रमुखतापूर्ण आप देखेंगे तो योगदान आपको देखने को मिलता है। तो कोई ये प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में बन जाता है, क्या भारत की संविधान सभा कांग्रेस की संविधान सभा थी? ये कथन सही है गलत है? तो किसने कहा? ये बात सही है, लेकिन क्या भारत की संविधान सभा कांग्रेस की संविधान सभा थी? ये सही देखा आपने? नहीं देखा। क्या भारत की संविधान सभा संकीर्ण हिंदुओं की सभा थी? नहीं ना। क्या भारत की संविधान सभा पुरुष सभा थी? ये भी नहीं ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आपको उत्तर मिला है कि भारत की संविधान सभा में विभिन्न प्रकार के समुदायों का आप जो है कलेक्शन आपको देखने को मिला। सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, आपने देखा विभिन्न प्रकार की पार्टियां भी थी। कृषक किरजा पार्टी, मुस्लिम पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पार्टी, इनकी भी सीटें आपने देखी। मुस्लिम लीग की भी सीटें आपने देखी, महिलाओं की सीटें भी आपने देखी, सामान्य की सीटें भी आपने देखी। पारसी भी मैंने एक बताया कि पारसी मेंबर भी एक हुआ करते थे, पीएच मोदी। मैंने आपसे कहा कि एक जो है साम्यवादी नेता भी थे, सोमनाथ लाहिड़ी। ये क्या थे? एम.एन. रॉय वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ संविधान सभा। संविधान सभा के एकमात्र नेता सोमनाथ लाहिड़ी। इन बातों को समझने की कोशिश करें, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एकमात्र एससी महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आजकल जनरली पूछे जा रहे हैं, जो आगे चल के पूछे जाएंगे। और आप इन्हें मेंस में भी जब आप लिखेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि भारत का संविधान किसी दल, किसी समुदाय विशेष द्वारा निर्माणित नहीं किया गया। भारत के संविधान में सभी प्रकार के दलों, सभी प्रकार के समुदायों का आपको योगदान प्रमुख रूपता में देखने को मिल जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो बेसिक बातें थी। आइए अब क्लास को जोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़े फैक्ट और फिगर से। संविधान सभा का विभाजन को भी आप देख चुके, बलूचिस्तान चला गया था, ये भी आप लोगों ने देख लिया। अब हम आगे की बात करते हैं कि संविधान सभा में आगे क्या क्या चीजें हुई। देखो, तो संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान सभा बन गई, संविधान सभा अच्छी थी। संविधान सभा में अब हमने क्या किया, संविधान सभा का निर्माण कर लिया, चुनाव हो गया और हमारे सामने अब जो है 296 तो में से तो अब नहीं, हमारे सामने टोटल संख्या 299 की रह गई। 299 सदस्य जो है भारत के संविधान को बनाने के लिए एकदम तैयार थे। 299 मेंबर भारत के संविधान को बनाने के लिए एकदम जो है वो तैयार थे। उन्होंने कहा कि अब हम भारत के संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो अब आपको आने वाला है मजा, अब आप समझेंगे कि इस भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ।
तो मैंने आपसे क्या कहा था लास्ट क्लास में, जरा याद करो। मैंने आपसे कहा था कि बाबू भारत में जब कैबिनेट मिशन आया तो उसके कितने उद्देश्य थे? बोलो, जोर से बोलो। 2 थे गुरुजी। पहला, भारत में संविधान सभा का निर्माण करना, और दूसरा, भारत में अंतरिम सरकार का निर्माण करना। तो हमने नंबर 1 को पूरा कर लिया कि भारत में संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। सभी बोलो हाँ या ना। तो भारत में संविधान सभा का निर्माण हो गया। अब निर्माण के बाद की बात है कि प्रथम बैठक कौन आया, क्या हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी चीज, एक अंतरिम सरकार की मैंने बात करी थी कि भारत की संविधान सभा में एक और चीज थी जिसका नाम था अंतरिम सरकार, जिसको आप नाम लेते हो एंटरिम गवर्नमेंट। इट इज कॉल्ड अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार एक प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बेसिक सा बनता है। तो देखो, अंतरिम सरकार इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना, जब संविधान सभा की पहली बैठक आप पढ़ोगे तो प्रश्न बन जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक का आमंत्रण किसने भेजा था? Who sent the invitation of first meeting of the Constituent Assembly? आपने पढ़ा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, 11 बजे हुई, केंद्रीय सभा में हुई। ये सब बेसिक बातें हैं। पहले अध्यक्ष, प्रथम स्थायी, अस्थायी अध्यक्ष ये थे, उपाध्यक्ष ये थे, ये सब बेसिक बातें हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक का निमंत्रण किसने भेजा और किसकी कॉन्सेंसस, सहमति के आधार पर भेजा गया था? ये बड़े बेसिक प्रश्न है जो आजकल आप एग्जाम में देख रहे हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन में आपको देखने को, फ्यूचर में बीपीएससी के एग्जाम में आपको मिलेंगे प्रॉपर तरीका से। तो अंतरिम सरकार को एक बार समझते हैं, अंतरिम सरकार क्या थी। अंतरिम सरकार को आप जब पढ़ेंगे तो अंतरिम सरकार का एक बेसिक प्रश्न आता है कि कैबिनेट मिशन के माध्यम से अंतरिम सरकार का गठन किया गया, तो अंतरिम सरकार कब गठित करी गई थी? और अंतरिम का मतलब क्या होता है? एंटरिम का मतलब होता है कि पूरी से पहले आधी, मतलब फुल फ्लेज से पहले हाई लो फ्लेज। इट इज कॉल्ड एंटरिम सरकार। 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। एक बेसिक प्रश्न है, इसको आप सभी याद करेंगे। 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। आज की क्लास में मुझे काफी डेटा आपका कवर करना है, तो आप लोग लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं पढ़ना हूं तो मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करूं संविधान का, ये संविधान सभा को पूरी खत्म करके। तो आज और कल में मुझे संविधान सभा का टॉपिक आपको भरपूर नॉलेज और ज्ञान के साथ समझा देना है कि जब आप किसी के सामने खड़े हो तो आपको इतना प्रचुर ज्ञान हो कि कोई भी पुस्तकीय ज्ञान पढ़ा हुआ विद्यार्थी आपके सामने खुद को एकदम जो है ऐसा महसूस करे उसे कुछ आता ही नहीं है। ये नॉलेज कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। एक प्रश्न बनता है, अंतरिम सरकार में कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद हुआ करते थे? बड़ी अजीब बात है। तो एक प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी के पेपर में कि अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? मैंने कहा इसमें 2 पद हुआ करते थे, एक अध्यक्ष का और एक पद हुआ करता था उपाध्यक्ष का। ये 2 पद इसमें विशेष इंपॉर्टेंट थे और इनके अंडर आप देखेंगे तो 15 सदस्यों के मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। इनके अंदर आप देखेंगे तो इनके अंदर जो है 15 सदस्यों के मंत्रिमंडल का गठन किया गया था मुस्लिम लीग को मिलाने के बाद में। अब आप देखें कौन कौन। तो अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे ये हुआ करते थे वायसराय वेवल। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वेवल ये इसके अध्यक्ष हुआ करते थे अंतरिम सरकार के, वायसराय वेवल। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो अंतरिम सरकार के जो उपाध्यक्ष हुआ करते थे ये आपके हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, जिनको आप बोलते जेएल नेहरू। ज्यादा नहीं समझना है अंतरिम सरकार के बारे में, सिर्फ यही जानना है अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों के साथ आप देखेंगे तो 15 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल था, बस और कुछ नहीं। तो 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? वायसराय वेवल हुआ करते थे। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। अंतरिम सरकार में कितने मंत्री थे? अंतरिम सरकार में 15 मंत्रिमंडल
का एक पूरा सदस्यों का एक समूह हुआ करता था। इट इज अ एंटरिम गवर्नमेंट, इसे आप कहते अंतरिम सरकार। याद नहीं हो रहा है? अच्छा बेटा याद सब होगा, आपको याद भी होगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। फैक्ट है तो याद में थोड़ा सा लगता है। देखो याद करना क्या है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक। याद करने में कुछ नहीं है। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को। अध्यक्ष कौन थे? वायसराय। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कितने मंत्री थे? 15। अगर अभी भी आपको याद नहीं हो रहा तो मैं तो आधी चीजें तो बता ही नहीं रहा इस डर से, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपको ओवरफ्लो हो जाए। कभी कभी क्या होता है, आदमी जब ज्यादा खा लेता है तो उसको ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो में क्या समस्या रहती है कि जो अच्छे के लिए खाया वो भी पचता नहीं है, और जो कम खाया तो पच भी जाता है। तो इसीलिए ना ये कम इंफॉर्मेशन है, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ही बेसिक सी चीजें, और याद में करा दूंगा क्लास के अंत में, आपको सब याद हो जाएगा। बस आप मेरे साथ साथ समझेंगे, मेरे साथ साथ चीजों को जानेंगे। ठीक है? ओके, मेरे साथ साथ चीजों को समझेंगे। ही वॉज द चेयरमैन, ही वॉज द डिप्टी चेयरमैन, इंग्लिश। ठीक है, चेयरमैन अध्यक्ष, डिप्टी चेयरमैन उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक प्रश्न है। एक प्रश्न इसके बारे में बनता है, अंतरिम सरकार के बारे में एक बेसिक प्रश्न जो है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक लाइन कही थी, एक देश की सरकार जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ऐसा कहा था कि एक देश की सरकार जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। ऐसा कभी कभी लोगों ने कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी कि अंतरिम सरकार एक देश की सरकार थी। एक देश कौन सा था? भारत। कहा था एक देश की सरकार थी, एक देश की सरकार, एक देश की सरकार। देश कौन सा है? भारत। ठीक है, एक देश की सरकार को 2 राष्ट्र चला रहे थे। 2 राष्ट्र कौन से? वह इसमें मुस्लिम लीग भी थी और इसमें चला रहे थे। तो मुस्लिम लीग जो थे वो अपने आप को एक अलग कंट्री के रूप में मानती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कथन कहा था कि एक देश की सरकार को 2 राष्ट्र चला रहे, ऐसा उनका एक कथन था जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो बहुत ही बेसिक सी बातें जो आपके एग्जाम में यहां से पूछी जाएंगी, कुछ खास ऐसा नहीं है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही बेसिक बातें हैं अंतरिम सरकार को लेकर। तो चलिए अब आपको पढ़ाते याद करने वाली चीजें, जिसको आपको याद करोगे और आपको मजा भी आएगा। अब आपको चीजें याद होंगी। अब तक में से आपको 2-3 चीजें याद करनी है। संविधान सभा में कितनी सीटें? संख्या जनरल सीटों की 213। कितने मुस्लिम सदस्य थे? संविधान सभा में कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी? संविधान सभा में कितनी सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी? संविधान सभा में कितनी सदस्यों की संख्या महिलाओं की थी? संविधान सभा में कितनी एससी सीटों की संख्या थी? संविधान सभा में कितनी एसटी सीटों की संख्या थी? अगर आप मेरे सामने होते तो आपको सब याद रहेगा, और मैं बता रहा हूं आपको सब याद अभी भी होगा। संविधान सभा में अंतरिम सरकार गठन कब किया गया था? संविधान सभा की अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में कितने मेंबर थे? बस इतनी चीजें अगर आपको याद हो गई हैं तो अब हम पढ़ते हैं भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया, किस प्रकार हमारे देश का एक खूबसूरत संविधान का निर्माण हुआ। इस पूरी की पूरी कहानी को समझते हैं और जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देखो सब तो याद है आपको, कुछ भी तो भूले नहीं है आप, कितने होशियार लोग हैं आप। आइए आप पूरी दिमाग को एकदम साफ कीजिए और बढ़िया तरीका से सामने आइए और चीजों को जानिए। ठीक है, वो छोटी मोटी चीजें वो भी याद रख लेना। कृषक प्रजा पार्टी से कितने मेंबर थे, कहां से कितने मेंबर थे। अब यहां मेरे साथ आइए और आपको एकदम बेहतरीन वाली चीज आज आपको पता चलने वाली है, जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं जानी, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। संविधान सभा की बैठक। देखो अब एक बात आपकी समझ में आ रही है, संविधान सभा, और आपने बता दिया गुरुजी संविधान सभा भारत की बन चुकी थी। आप कह रहे हैं हाँ सर बन चुकी थी, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है। ठीक है, संविधान सभा में कितने मेंबर थे भारत की संविधान सभा में आजादी के बाद? आपने कहा सर 299 मेंबर थे। इसमें कोई डाउट किसी विद्यार्थी को? जोर से बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना सर जी, बहुत बढ़िया। अब देखो संविधान सभा बन गई, तो संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करेगी तो किस प्रकार से निर्माण होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि 299 सदस्यों को बोल दिया
कि जाओ अपने अपने घर में एक संविधान लिखो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 299 सदस्यों ने हमारे देश का भाग्य लिखा, आज आपका भाग्य लिखा। आज आप कहते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री हैं, ये कौन लिख के गया? 299 मेंबर्स लिख के गए। तो इन सारी चीजों के बारे में जो निर्माण हुआ संविधान का, वो संविधान सभा के सदस्यों ने किया। अब जो लोग चुन गए, तो डिफरेंट हमारे देश में लोग चुने गए। कोई महिला त्रावणकोर से आ रही है, कोई महिला मद्रास से आ रही है, कोई पुरुष उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई पुरुष बिहार से आ रहे हैं। सब एकदम पहुंच गए संविधान सभा में। किसी के सिर पे पगड़ी बंधी हुई है, तो किसी ने गमछा जो है बांध रखा है, तो कोई एकदम जो है अपनी जो है अलग स्टाइल में है। तो भैया सब जो है कहां पहुंच गए? संविधान सभा में पहुंच गए। तो अब बात आती है कि संविधान सभा में जब पहुंचे, संविधान सभा की बैठकें कहां कंडक्ट हुई और कैसे भारत के संविधान का निर्माण हुआ, तो यहां से आप देखेंगे कि पूरा टॉपिक आपके दिमाग के अंदर छप जाएगा। वो फैक्चुअल जो चीजें थी उनको आप समझ गए, तो यहां से आप समझेंगे कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में बिल्ड होगा। देखो, 299 सदस्यों को बुलाने के लिए कुछ जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? आप बोलेंगे सर हाँ चाहिए, तो सही भाई। 299 मेंबर्स को आप कहां बुलाओगे? तो सबसे पहले एक जगह का निर्धारण हुआ। सपोज करो आप किसी से मिलना चाहते हो, तो आप किसी से मिलोगे तो आपसे वो कहेंगे या फिर क्या कहेंगे कि हाँ भाई मिलते हैं आपसे। कहाँ मिलेंगे? वो दिल्ली मिलते हैं। तो सबसे पहले जगह चाहिए। फिर आपसे उन्होंने पूछा कि अच्छा तो फिर मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? बोले दिल्ली मिलते हैं। तो फिर सेकंड प्रश्न क्या होगा? कब मिलते हैं? भाई ऐसे थोड़ी ना होता है, कब मिलते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि 9 तारीख को मिलते हैं। बोले दिल्ली तो बहुत बड़ी है, हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे, तुम हमें कहाँ ढूंढोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि काम कीजिए, दिल्ली में ना आप सेंट्रल असेंबली आ जाइए। सेंट्रल असेंबली केंद्रीय विधानसभा आ जाइए, वहां पर मिलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं संविधान सभा की बैठकों के बारे में, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन संविधान सभा की बैठकें कैसे कैसे कंडक्ट हुई और क्या क्या हुआ। आइए गौर करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में समझते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ कंडक्ट हुई। सबसे पहली बैठक के बारे में बात करते हैं। देखो, एक बहुत बड़ा डाउट है जो विद्यार्थियों के मन में रहता है और किताबों में भी क्लियर नहीं है। एक होता है बैठक, एक होता है सत्र, सेशन। दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ ले कि संविधान सभा की टोटल बैठकें कितनी हुई और कितने सत्र हुए, सत्र और बैठक में डिफरेंस है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि संविधान सभा में बैठक और सत्र में क्या डिफरेंस है, आप जानना चाहें, तो संविधान सभा में 2 चीजें हुई थी। एक हुई थी बैठक, अक्सर आप किताब में बैठक पढ़ते हैं, और एक हुआ था सत्र। देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। जो सत्र है ना, इसको आप जो है नाम देते हैं सेशन। सत्र को आप जो नाम देते हैं वो सेशन नाम देते हैं, और जो बैठक है इसको आप लोग क्या नाम देते हो? इसको आप नाम देते हो मीटिंग। आप क्या नाम देते हो बाबू? मीटिंग। ये बैठक है, ये सत्र है। तो सबसे पहला ही प्रश्न आपके लिए चैलेंजिंग है, आपने खूब पॉलिटी पढ़ी है। संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई थी? बेसिक प्रश्न, संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई थी? तो संविधान सभा में अगर बैठकों की बात करेंगे तो 167 संविधान सभा में बैठकें हुई थी। और अगर सत्र आपसे पूछ ले संविधान सभा में टोटल सत्रों की संख्या, तो 12 संविधान सभा में सत्र हुए थे। ये आपको याद रखना है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बैठकों के बारे में बात करेंगे कि संविधान सभा की बैठक कब हुई, कैसे हुई। देखा, कुछ लोगों ने 167 लिखा है, कुछ ने 168 लिख दिया है, कुछ लोगों ने अलग अलग लिखे हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन बड़ा अच्छी बात है कि आपको इसकी जानकारी है, मुझे काफी खुशी हो रही है। ठीक है, चलिए अब यहां से कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें मैं आपको दिखाऊंगा और आप कुछ किताबों में कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा सर इस किताब में ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है, डिफरेंस कैसे है। अब आप देखो कैसे डिफरेंस है, आप चीजों को समझने की कोशिश करना। बैठक और सत्र दोनों में डिफरेंस है। संविधान सभा का पहला बैठक और पहला सत्र एक ही दिन हुआ, क्योंकि 12 सत्रों के अंतर्गत 167 बैठकें हुई ना। सत्र तो बड़ा था और सत्र के अंदर बैठकें हुई। भाई सेशन तो बड़े थे और सेशन के अंदर बैठकें हुई। आप मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए आओ समझते हैं, जानते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अगर मैं बात करूं, संविधान सभा की पहली बैठक हुई कब हुई? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946। मेरा पेन आपको सही दिखाई दे रहा है? अब तो कोई दिक्कत तो नहीं है?
मैं पेन को एक बार और सही कर लेता हूं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। अब दिखाई दे रहा है प्रॉपर, कोई डाउट? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब प्रश्न बनता है कि सर ये बैठक कहां हुई? तो उत्तर आता है बैठक सर दिल्ली में हुई। अब आपसे पूछा जाएगा सर दिल्ली में कहां हुई? तो अगर आप लोग पूछा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, उत्तर दिया सर दिल्ली में हुई। सर दिल्ली में कहां हुई? देखो बहुत बेसिक सी बात है कि सर दिल्ली में कहां हुई। तो दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली में एक जगह पड़ती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल असेंबली, जिसे सेंट्रल हॉल कहते हैं, केंद्रीय सभा कहते हैं। आप लोग केंद्रीय सभा लिखिए, विधानसभा नहीं, केंद्रीय सभा लिख लिए। सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल हॉल, केंद्रीय सभा, यहां पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई। अब अगला प्रश्न आता है सर ये बैठक कितने बजे हुई? तो इसका आंसर है 11 बजे, 11 AM संविधान सभा की पहली बैठक हुई। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर ये आपने समय क्यों लिखा है, संविधान सभा की बैठक का आपने समय क्यों लिखा है, समय से क्या प्रभाव पड़ता है? आज हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारा जो लोकसभा का कार्यकाल है, जो समय है पार्लियामेंट का जो टाइमिंग है वो 11 बजे से स्टार्ट होता है, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 11 बजे हुई थी। इसीलिए आज आप देखेंगे कि हमारे संसद का जो कार्य है दिन का वो 11 बजे शुरू होता है। 11 से 12 प्रश्नकाल है, 12 से 0 शून्यकाल है। तो आपने देखा, तो आज भी हमारे संविधान के अनुसार आप देखेंगे तो हमारा जो पार्लियामेंट का टाइमिंग है वो 11 बजे स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 11 बजे कंडक्ट हुई थी। अरे मैंने ना रोक रखा है कमेंट आपका, ठीक है। पहली बैठक जो है वो 11 बजे कंडक्ट हुई थी, इसीलिए आप कहेंगे कि पहली जो है 11 बजे। अब क्या प्रश्न बनेगा? संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तारीख को हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। कहां हुई? दिल्ली में हुई। और कहां दिल्ली में कहां हुई? तो केंद्रीय सभा, सेंट्रल असेंबली, या कभी कभी केंद्रीय विधानसभा भी लिखी देखो कहीं पर सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल हॉल है एक्चुअली एक ये। या आप जब जाओगे तो पार्लियामेंट में एक हॉल बना हुआ है बीच का, उसको सेंट्रल हॉल कहते हैं। वहीं पर हमारा जो संविधान है उसको रखा गया हीलियम के केस में संजो के। सेंट्रल हॉल में कभी आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब प्रश्न आता है बहुत ही बेसिक, अरे आप ठीक है, अब एक प्रश्न आता है बहुत ही बेसिक सा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? देखो ये बहुत ही डिस्प्यूटेड प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? देखो ये एक बहुत ही बेसिक प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन हर किताब में इसका आंसर अलग अलग है। अगर आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो इसमें इसका आंसर 211 लिखा है। अगर आप परीक्षावाणी पढ़ते हो तो उसमें इसका आंसर 207 लिखा है। आप लोगों ने चीज नोटिस करी होगी, अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो 211 लिखा है, परीक्षावाणी पढ़ते हो 207 लिखा है। लेकिन आज मैं आपको इस डाउट को दूर करूंगा। आज के बाद आपको डाउट कभी नहीं रहेगा कि सर इसमें एक्चुअल में कितने मेंबर थे पहली बैठक में। देखो समझने की कोशिश करना बड़े सही तरीका से। लोग गलती क्या करते हैं? क्योंकि लोगों को अधिवेशन और बैठक के बीच का डिफरेंस नहीं पता। लोगों को यह नहीं पता कि बैठक और डिफरेंस, अधिवेशन के बीच में क्या डिफरेंस था। प्रथम सत्र भी 9 तारीख को स्टार्ट हुआ और प्रथम बैठक भी 9 तारीख को स्टार्ट हुई। समझना, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अब देखो कितने लोगों ने हिस्सा लिया। तो इसका जो एक्चुअल करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है? 207 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसका एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, वो मैं आप लोगों को भी शो करूंगा, भारत सरकार का। 207 सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में हिस्सा लिया। 207 सदस्यों ने संविधान सभा की पहली बैठक में हिस्सा लिया। लेकिन अगर प्रथम सत्र आपसे पूछता है, प्रथम सत्र आपसे पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम सेशन में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 211 सदस्य। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो भैया खेला हो गया। पहले आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा डिफरेंस क्यों आपको देखने को मिल रहा है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, सर मैंने 10th भी, बहुत बढ़िया। ठीक है, लिखे सभी के सभी, लिख लिया। देखो, प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। प्रथम बैठक में 207 मेंबरों ने हिस्सा लिया था। नोट क्वेश्चन करें सर। सर मैं संविधान की मूल प्रति कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी में रखी हुई है, संसद के सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल में रखी हुई है। ठीक है, चलो आप इसको नोट करो, पहले कमेंट बाद में देखेंगे आपके। आप इसको फटाफट से नोट करो, जल्दी जल्दी आप इसे लिखें। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया और प्रथम सत्र में 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था संविधान सभा के। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में बनती है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। परीक्षा वाणी बुक ले, सेशन एंड बैठक में डिफरेंस है। यस, सेशन और बैठक में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस आपको बताता हूं। देखो डिफरेंस क्या है कि प्रथम जो सत्र हुआ था ना, प्रथम सत्र, अगर मैं प्रथम सत्र की बात करूं, प्रथम जो सत्र हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था। प्रथम सत्र स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अंदर 11 बैठकें हुई थी। प्रथम सत्र में इस दिन को शुरू हुआ था, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो 11 बैठकें हुई थी। आप मेरी बात समझे? तो पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, पहली बैठक भी। और लेकिन जो तो इस बैठक में जो मेंबर आए थे, इस बैठक में जो मेंबर आए थे वो 207 आए थे, लेकिन जो सेशन आया, सेशन में जो फाइनल मेंबर आए वो 211 मिले थे। तो इसीलिए आप इन चीजों में ज्यादा घुसे नहीं, आप बेसिक इंफॉर्मेशन समझे तो बाद जब पीएचडी कर जाओगे, लेकिन आप किसी को समझा सकते हो कि भैया प्रथम बैठक में 207 मेंबर थे और प्रथम सत्र में 211 मेंबर थे, और प्रथम सत्र के अंदर 11 बैठकें हुई थी। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो आप में से कोई पीएचडी करेगा या कोई गहरी नॉलेज पढ़ेगा, यही डिफरेंस है लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी किताब में। लेकिन विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। आप आज ही मार्केट में जाइए तो लक्ष्मीकांत खरीदिए, परीक्षा वाणी खरीदिए, दोनों में आप देखेंगे कि अलग अलग लिखा हुआ है। और इसी फैक्ट को आप जब भारत सरकार की संविधान की वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी कि 207 और 211 के बीच में क्या अंतर था। आप में से कोई भी अभी भी टाइप करेगा फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो भारतीय संविधान का एक स्पेशल आपको पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आप जब पढ़ेंगे तो 2007 साफ तौर पे लिखा हुआ है। मैं चाहूं तो क्लास के लास्ट में आपको दिखा दूंगा, आपको तसल्ली प्राप्त होगी कि सर ये भी चीज होती है, मजा भी आएगा आपको। ये तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं चीजें, और क्या, तब आपको समझ में भी आता है। चलो आओ, अब प्रथम बैठक के बारे में जानकारी करते हैं। 207 मेंबरों ने हिस्सा लिया था। अगर प्रथम बैठक के बारे में आपको और पढ़ाऊं कि प्रथम बैठक के प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं, तो 207 ये आंसर लगाना है आपको कमीशन में, याद रखना है इस बात को कि सर प्रथम बैठक में और प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं कि प्रथम बैठक का आमंत्रण किसने दिया था। ये प्रश्न भी आजकल एग्जाम में बन रहा है कि प्रथम बैठक जब संविधान की हुई तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। आप लोगों ने पढ़ लिया, आपको जानकारी हो गई। इसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, ये भी आपको जानकारी होगी। अब एक प्रश्न आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आमंत्रण किसने दिया था। आमंत्रण का मतलब समझते हो इन्विटेशन। इन्विटेशन ये आपको नहीं मिलेगा परीक्षा वाणी वगैरह में भी। इन्विटेशन का मतलब है आमंत्रण, किसने बुलाया था कि आप आइए, आप संविधान सभा के सदस्य हैं तो आपको संविधान लिखना है भारत का, तो आपका निमंत्रण है, आप आइए। तो संविधान सभा के सचिव, लिख लेंगे इस बात को कि प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, संविधान सभा के सचिव। अब एक प्रश्न अलग भी बन गया कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे, इनका पूरा मतलब ये कौन थे, तो ये थे H.V. आयंगर। इनका जो नाम है वो क्या है, H.V. आयंगर। H.V. आयंगर वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। H.V. आयंगर संविधान सभा के सचिव थे, और H.V. आयंगर साहब ने सभी को इनवाइट किया था कि आप आइए और संविधान सभा की बैठक में 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में आकर आप पार्टिसिपेट कीजिए, इसके लिए इनवाइट किया गया था। H.V. आयंगर संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग अभी हो रही है आपकी, बहुत बढ़िया, आप जग गए। H.V. आयंगर। चलिए और प्रश्न क्या आता है,
संविधान सभा की पहली बैठक में अब बात करते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्षों की। इसको आप लिख लो एक बार, इसको आप सभी नोट डाउन कर लेंगे, सभी लिख लेंगे इसको। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग किसी पब्लिकेशन का ले लो, किसी पब्लिकेशन का ले लो, एच.बी. आयंगर। देखो मैं चीजों को बेसिक से पकड़कर चलता हूं, ऐसा नहीं हो सकता ना, आप बेसिक से पकड़कर चलिए। ऐसा नहीं हो सकता कोई बिना बुलाई पहुंच गया, किसी ने बुलाया इसीलिए पहुंच गया। आज मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा कि जो आपके दिमाग को खोलेंगी। बुलाया तब पहुंचे ना भाई, किसने बुलाया? एच.बी. आयंगर ने बुलाया। कहां बुलाया? सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब आता है संविधान सभा के अध्यक्ष, और इन सभी के बारे में हम पढ़ते कि कौन कौन क्या थे। देखो अगर आप देखोगे तो संविधान सभा में पहले दिन जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। अस्थायी अध्यक्ष, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी इसके नाम जानते होंगे। अस्थायी अध्यक्ष का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। आप सभी को पता होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। फर्स्ट अस्थायी मतलब का अनटेम्पररी अध्यक्ष हुआ करते थे सच्चिदानंद सिन्हा। अब इनको अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था, इसके पीछे कारण क्या था, एक बेसिक सी जानकारी है कि इनके पीछे कारण क्या था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था? आप में से तुरंत जितने बच्चे बैठे हैं क्लास में सबके दिमाग में आ गया, ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये संविधान सभा के सबसे ज्यादा सीनियर सदस्य हुआ करते थे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये संविधान सभा के सर्वाधिक सदस्य हुआ करते थे, सीनियर। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया बिकॉज ये ओल्डेस्ट मेंबर हुआ करते थे, सर्वाधिक सीनियर सदस्य हुआ करते थे। लेकिन अब ये सीनियर किस मामले में थे? तो सीनियर का मतलब है सर्वाधिक सीनियर मेंबर हुआ करते थे, किस मामले में सीनियर थे? ये एक प्रश्न बनता है। ये सीनियर मेंबर को ही अध्यक्ष क्यों बनाया गया? इनका नाम किसने दिया था कि भाई इन्हीं को हम अध्यक्ष बनाएंगे, ये सीनियर मेंबर है? ये प्रथा सबसे पहले दुनिया में कहां आई थी? जब फ्रांस के संविधान सभा का गठन हुआ था 1789 में, मैं आपकी जानकारी थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, तो फ्रांस की संविधान सभा में सबसे सीनियर मेंबर को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। और भारत की संविधान सभा में जब पहली बार बैठक हुई तो अध्यक्ष तो कोई रहना चाहिए बैठक का। तो जेवी कृपलानी, आचार्य जेवी कृपलानी जी ने यह नाम दिया कि आप सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाओ, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा हमारे सदन में बैठे गए सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट मेंबर है। आचार्य जेवी कृपलानी ने दिया था नाम, राजेंद्र प्रसाद जी ने नहीं दिया था। इन जानकारियों को सुधार लें, इन गलतियों को ना किया करें, क्योंकि हमने नेट पीएचडी कितने एग्जाम पास किए फ्रांस की संविधान सभा से। ये प्रेरणा ली थी फ्रांस की संविधान सभा से, और आचार्य जेवी कृपलानी जी ने नाम दिया था। और मैं आपकी जानकारी को भी और बेहतर करूंगा, और मैं आपके डाउट को और अच्छे से कृपलानी और अंदर चलते हैं हम लेके। ऐसा क्यों, इनका नाम ही क्यों दिया था जेवी कृपलानी जी ने? ये सीनियर मेंबर क्यों हुआ करते थे? आपको एक जानकारी है इस बात की? 1919 का अधिनियम अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 1919 के अधिनियम से पहले भारत की जो सभा हुआ करती थी, असेंबली, वो एक सदनी हुआ करती थी। आप में से बहुत विद्यार्थियों को जानकारी होगी कि 1919 के अधिनियम के बाद भारत में दुसदनीय विधायिका का गठन किया गया। यानी जो हमारी विधायिका थी वो दुसदनीय बनी थी 1919 में। अगर आपको जानकारी हो, 1919 का जो एक्ट आया, इसमें आप देखेंगे कि भारत की जो विधायिका थी उसको दुसदनीय बनाया गया था। दुसदनीय विधायिका बनाया गया था भारत की विधायिका को। और दुसदनीय विधायिका बनाया गया था तो दुसदनीय विधायिका में पहली बार एक कॉन्सेप्ट डाला था कि एक सदन का अध्यक्ष होगा और एक सदन का उपाध्यक्ष होगा। यानी फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कॉन्सेप्ट निकल कर आया कि एक अध्यक्ष होगा और दूसरा कौन होगा? दूसरा सदन का उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, तो उस समय जब पहली बार 1919 में भारत में दुसदनीय विधायिका बनी थी तो उसमें फेडरिक व्हाइट एक व्यक्ति हुआ करते थे, इनका नाम था फेडरिक व्हाइट। सुन लो, थोड़ी जानकारी रख लो आप लोग, लिखना नहीं है सबको। फेडरिक व्हाइट जो थे ये उस समय संविधान सभा, जो इस समय मतलब हमारे देश की केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो प्रथम अध्यक्ष ये हुआ करते थे। अब आप बोलोगे सर ये कहां से निकल कर आया? तो उस समय जो उपाध्यक्ष बने थे, प्रथम जो भारत की सभा बनी थी उसके जो उपाध्यक्ष बने थे
पहले उपाध्यक्ष, जब भारत में 200 विधायक का गठन हुआ तो उसके पहले जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप ये कह सकते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा जी के पास भारत में हमारे देश की किसी भी सभा या केंद्रीय सभा या विधायिका की सभा को संचालित करने का अनुभव था। इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को सीनियर मोस्ट मेंबर के रूप में हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये जानकारी आपको तब प्राप्त होंगी जब आप एक बड़े लेवल पर रिसर्च कर चुके होंगे, जब आप एक बड़े लेवल पर चीजों को पढ़ चुके होंगे, आप बड़े लेवल पे चीजों को जान चुके होंगे। ये किताबों में नहीं मिलती जानकारियां, ये पुस्तकों में नहीं मिलती जानकारियां, ऐसी जानकारियां जब आप पढ़ते रहोगे तो बहुत प्रकार की जानकारी आपके दिमाग में आएंगी। तो ये है, इसको बोलते हैं सीनियर मोस्ट मेंबर। सीनियर का मतलब उम्र से नहीं था। आप लोग लिखते ना बहुत उम्र थी, 80 साल के थे, 90 साल के थे, ऐसा नहीं है। ही वॉज द मोस्ट सीनियर। आप मेरी बात समझ गए? मजा आया? आप टेंशन ना हो, जब मैं पटना में आऊंगा आपके बीच में ऑफलाइन में, तो आपको ऐसी सी जानकारियों से रूबरू कराएंगे हम कि आपका मन मस्तिष्क खुश हो जाएगा। लेकिन यही चीजें हैं, आपको याद भी करनी है चीजें। टेक्निकल सब्जेक्ट है पॉलिटी, तो प्यार के साथ पढ़ना और चीजों को याद भी करना है, ठीक है? ये बुक नहीं बता सकते हम क्या कार्य संचालन में सिंसियर। हाँ, यस, आया मजा? अनएक्सपेक्टेड था, दीजिए। अनएक्सपेक्टेड बताया तो अभी रेटिंग 5 स्टार कर देना फिर। मैं तो आपके कमेंट्स पढ़ रहा था क्लास पे, पुरानी वाली पे कुछ कमेंट्स मैंने देखे, मैं पढ़ रहा था। होता क्या, काफी समय लगता है आपको मुझे समझने में, मुझे आपको समझने में। काफी चीजों की जानकारी सेलेक्ट आप करोगे। हालांकि मैं लंबे समय से पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि इस बैच को मैं बड़ी पूरी एनर्जी के साथ और एक नई संकल्पना के साथ पढ़ाऊं, ठीक है? तो आप लोग क्या छोटी छोटी चीज को पकड़ लेते हो, छोटी छोटी चीज को। जैसे मैंने भी 7 मेंबर लिख दिए तो वो कहेंगे 7 8 सर, ये अरे ये सब नहीं होता। आपने ये देखो कितनी, अब जब सागर में नहाओगे ना, सागर, तो सागर में नहाना और नदी में नहाने में डिफरेंस होता है। सागर में उछाले भी ऊंची ऊंची आती हैं, और जब नदी में नहाते हो तो उछाले भी नीची नीची आती हैं। जब मुझे बेसिक ही पढ़ाना हो आपको, 9 दिसंबर ये तारीख वो तारीख, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष बने, ये बने वो बने, और बस आगे निकल गया मैं स्पीड थे, उसमें क्या ही टेंशन आएगी? मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा रेल की तरह आपको। तो यही चीजें आपको समझनी है, यही कॉन्सेप्ट आपको जानने हैं। चलिए, तो ये संविधान सभा की प्रथम बैठक के बारे में हमने थोड़ी जानकारी आपको दी। एक और बात है जो आपके एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी, चलो छोड़ देते हैं इस चीज को, कि प्रथम बैठक को शोक बैठक भी कहते हैं। शोक बैठक चाहो तो आप लिख सकते हो, पटना में आप पूछ भी सकते हो कुछ लोगों को जा जाके कि संविधान सभा की प्रथम शोक बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक को शोक बैठक क्यों कहते हैं? शोक बैठक क्यों कहते हैं? मतलब किसी व्यक्ति की, एक सदस्य थे संविधान सभा के, उनकी इस दिन मृत्यु हो गई थी, उन सदस्य का नाम क्या था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। प्रसन्न देव रुकुट, प्रसन्न देव रुकुट रैकुट एक व्यक्ति हुआ करते थे बंगाल से। इनकी पहले ही दिन मृत्यु हो गई थी, इसीलिए संविधान सभा में पहली बैठक में ही शोक बैठक के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न आपके एग्जाम में, एक एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाई द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कॉल्ड सैड मीटिंग। तो रीजन क्या था? प्रसन्न देव रैकुट साहब की मृत्यु हो गई थी, और उनके लिए शुरुआत में सबसे पहले आने के बाद उनके लिए जो है मौन धारण किया गया था, इसीलिए इसको शोक बैठक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रसन्न देव रैकुट, ठीक है, समझ में आ रही हैं चीजें? चलो, अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन कौन बने, इसी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो प्रथम बैठक को आपने देखा, अब आप एक चीज और देख लेंगे कि उपाध्यक्ष कौन बने थे प्रथम बैठक में। तो आपने अस्थायी अध्यक्ष देखे। उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, उपाध्यक्ष पृथक बैठक की मैं बात कर रहा हूं। पहली बैठक में संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने थे? उपाध्यक्ष एक प्रश्न आता है जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रथम बैठक में उपाध्यक्ष कौन बने थे? फ्रैंक एंथोनी कुछ बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बोल रहे हैं फ्रैंक एंथोनी, कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, उपाध्यक्ष कौन बने थे?
HC मुखर्जी सर, अच्छा बुक नहीं, ऑनलाइन में आऊंगा आपके बीच में, ठीक है चलो आओ। तो पहले जो उपाध्यक्ष थे इनका नाम था फ्रैंक एंथोनी, याद रखना, फ्रैंक एंथोनी, फ्रैंक एंथोनी। प्रश्न यहां से एग्जाम में बनता है, संविधान सभा की पहली बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा की पहली बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम हुआ करता था फ्रैंक एंथोनी। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है, जिसको आप लोग याद रखेंगे। लेकिन फ्रैंक एंथोनी कैसे हुआ करते थे, अगर आपको याद पूछ ले तो फ्रैंक एंथोनी प्रथम संविधान सभा की बैठक में उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। तो ये कैसे थे? मनोनीत थे। मनोनीत का मतलब समझते हो क्या होता है? नॉमिनेटेड, मतलब बिना वोट डाले किसी को बना देना। तो ही वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन। फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष हुआ करते थे। इनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। बात समझ में आई? फ्रैंक एंथोनी, बहुत ही बेसिक क्लियर इंफॉर्मेशन है। अब देखो, फ्रैंक एंथोनी उपाध्यक्ष हुआ करते थे, ये बहुत ही सिंपल बात है। अगर हम बात करें, अब इसको लिख लिया आप लोगों ने, फ्रैंक एंथोनी प्रथम जो है मनोनीत उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अब बहुत सारे बच्चों को डर कह रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे कि सर ये कैसे हो गया, हमने तो कुछ और पढ़ा है। आप लोगों ने ये पढ़ा है, आपने एक नाम पढ़ा है HC मुखर्जी, आप लोगों ने एक नाम पढ़ा होगा HC मुखर्जी, क्योंकि मुझे पता है हरेंद्र कोमर मुखर्जी। HC मुखर्जी भी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। HC मुखर्जी भी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, इसमें 100% कोई डाउट नहीं है, ये बात एकदम सत्य है। लेकिन ये संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। याद रहे दोनों में डिफरेंस क्या है? ये संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। निर्वाचित मतलब इनका इलेक्शन हुआ था, तो ये कैसे हुआ करते थे? निर्वाचित थे। निर्वाचित उपाध्यक्ष यानी निर्वाचित का मतलब क्या है? इलेक्टेड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष थे और HC मुखर्जी, हरेंद्र कोमर मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित उपाध्यक्ष थे। इन दोनों में ये डिफरेंस है, ये पहले मनोनीत थे और ये पहले निर्वाचित थे। लेकिन ये 9 दिसंबर 1940 को बने थे और इनका नाम आप देखेंगे तो 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने थे HC मुखर्जी। इसीलिए आप लोग को डाउट रहता है, इनका डेट लिख लेंगे आप लोग, 25 जनवरी 1947 को बने थे HC मुखर्जी। तो ये HC मुखर्जी के बाद एक नाम आपने और सुना होगा, VT कृष्णामाचारी। VT कृष्णामाचारी भी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। पहले बने फ्रैंक एंथोनी, नॉमिनेटेड मनोनीत, फिर बने निर्वाचित HC मुखर्जी। कब बने? 25 जनवरी 1947 को। और उसके बाद जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1947 में आप देखेंगे तो VT कृष्णामाचारी जो है ये भी संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। तो इनका भी नाम आप लोग लिख सकते हो, ये भी एक नाम आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, चलिए लिख लिए फ्रैंक एंथोनी प्रथम। तो प्रश्न कैसे बनेगा? संविधान सभा के प्रथम मनोनीत अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और प्रथम निर्वाचित कौन थे? HC मुखर्जी। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएंगे, जो बेसिक तरीके से आपको याद रखने। अब चलो अब हम आते हैं सेकंड चीज पे। लिख लिया आप लोगों ने? अब आते हैं हम सेकंड चीज पे। सेकंड चीज क्या? संविधान सभा की दूसरी बैठक। 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1940, मतलब दूसरी नहीं लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने। तो 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की बैठक हुई। ये दूसरी बैठक नहीं थी, लोग इसमें गलतफहमी करते हैं। इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न आता है। तो इसी में संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, एक प्रश्न आता है, आप सभी को पता है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये प्रश्न आपको याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
क्लियर? तो अब आपको याद कैसे करना है, बहुत बेसिक है। संविधान सभा की पहली बैठक कौन सी तारीख को हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। बहुत ही बेसिक। संविधान सभा की पहली बैठक में, देखो मैं याद करा रहा हूं आप लोगों को। रिमोट कहाँ है हमारा? रिमोट कहाँ है? रिमोट यहां रखा करूं आप लोग। देखो मैं याद करा रहा हूं, बहुत बेसिक है, मेरे अकॉर्डिंग समझो। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई? दिल्ली में हुई। एकदम याद हो गया? याद हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? याद हो गया। पहली बैठक कितने बजे हुई? 11 बजे हुई। दिल्ली में कहां हुई? सेंट्रल हॉल में हुई। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसको ये लग रहा है खिचड़ी हुई, समझ में नहीं आ रहा, वो क्या समझ सकते हैं फिर जीवन में? आप डीएसपी बनोगे, एसडीएम बनोगे, किसी जिले की पूरी पावर आपके अंदर संचालित भी हो सकती है कुछ समय के बाद, जब आप एडीएम बीडीएम प्रमोट हो जाएंगे। अभी आप पूरी तहसील को कमांड करोगे, कितने लोगों के भाग्य लिखोगे आप, और आप इन बातों को नहीं समझ सकते? कितनी पावरफुल व्यक्ति है, पता है आपको? इस बात का यकीन है आपको? संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। बहुत ही बेसिक। प्रथम सत्र में 211 मेंबरों ने हिस्सा लिया था। बहुत ही बेसिक। इसमें कोई खास जानकारी ऐसी कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सी बात है। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सिन्हा अध्यक्ष। संविधान सभा की पहली बैठक में उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। क्लियर? संविधान सभा की पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? पहले निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। क्लियर? इसमें है क्या? आओ सेकंड पे आते। संविधान सभा की दूसरी बैठक किस तारीख को हुई? 11 दिसंबर 1946 को हुई। सभी बच्चों को जानकारी है। संविधान सभा की पहली बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। सभी को पता है। अब मैं आपको 2-3 लोगों के नाम लिखा देता हूं जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नाम क्या क्या है? एक तो प्रश्न बनता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष में 2, उपाध्यक्ष में 2, मनोनीत, और संविधान सभा के उपाध्यक्ष नंबर 2 निर्वाचित। संविधान सभा के सलाहकार, अब देखो संविधान सभा के स्थायी अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। बहुत ही बेसिक बात है, समझ में आ गया? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो आप इन्हें याद रखेंगे, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष तो बहुत ही बेसिक चीजें, क्या नाम है इनका? फ्रैंक एंथोनी। देखो ये आप लोग को जब पता नहीं होता तो एग्जाम में गलती तो आप करोगे। ये कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। और ये कौन थे सलाहकार? बी.एन. राव। इनका पूरा नाम लिख रहा हूं मैं, बी.एन. राव। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव। और इनका पूरा नाम है हरेंद्र कोमर मुखर्जी। लो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचित, सलाहकार बी.एन. राव। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं जो बहुत बेसिक हैं, आपको समझने हैं और आपको जानने हैं।
ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें जो आपको मैंने समझाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ फ्रैंक एंथोनी अंग्रेज लग रहे हैं। फ्रैंक एंथोनी अंग्रेज लग रहे हैं, बिल्कुल एंग्लो इंडियंस। ठीक है, क्लियर। तो ये थे संविधान सभा के सलाहकार BN राव। सबको क्लियर हो गया? कितना कितना पढ़ेंगे सर अब? ठीक है, तो ये हो गया। अब संविधान सभा की आती है तीसरी बैठक, मतलब तीसरी का मतलब इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 को इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। एक प्रश्न एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पेश किया था? देखो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है कि भारत का संविधान कैसा बनेगा। भाई हमारे संविधान में आपने देखा कि सरकार 5 साल की है, तो हमारा संविधान किस प्रकार से बना? सरकार 5 साल की क्यों बनी? एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति क्यों बना, उपराष्ट्रपति क्यों बना, प्रधानमंत्री क्यों बना? हमारे देश में संसदीय प्रकार की व्यवस्था है, तो हमारे देश में किस प्रकार का संविधान बनेगा, इसको लेकर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया एक एग्जाम में, कोई बिहार का ही एग्जाम है, कि उद्देश्य प्रस्ताव में कितने प्रस्ताव थे या कितने बिंदु थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव में आप लोग याद रखेंगे, इसमें 8 बिंदु थे कि भाई भारत का संविधान किस प्रकार से बनेगा। इसमें 8 पॉइंट्स थे जिनके बारे में बात करी थी। प्रश्न बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसको आप लोग बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, पेश किया था। क्यों पेश किया था? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय भारत की राजनीति में इनका काफी बड़ा योगदान हो चुका था। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू भारत के राजनीति में एक प्रकार से प्रोमिनेंट फिगर हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू जी के जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू 1929 से लाहौर अधिवेशन से आप देखेंगे 1929 में, 1930 में, 31 में, 32 में जवाहरलाल नेहरू एक प्रोमिनेंट फिगर थे। और जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत के संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि कैसा हमारा संविधान बनना चाहिए। संविधान सभा के द्वारा इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो एक प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने, किसने, याद रहना चाहिए बात, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? स्वीकार किया था। Objective resolution was accepted by the Constituent Assembly. अंतरिम सरकार को डिफाइन कीजिए। बेटा अंतरिम सरकार को डिफाइन कर दे तो इतना समझ में नहीं आता तुम्हारे में, पहले समझ लो चीजों को। हम तो सब डिफाइन कर देंगे तुम्हें, लेकिन समझ में तो आए चीजें। ठीक है, अब ये स्वीकार क्यों आता? देखो आपने किताब बना रहे हो, अब मैंने किताब बनाई, अब इस किताब में देखो 2 चीजें। इस किताब संविधान है, इस संविधान को जब मैं खोलूंगा तो इसमें पहले आपने प्रस्तावना पढ़ी, फिर आपने मौलिक अधिकार पढ़े या जो भी चीजें प्रस्तावना पढ़ी, फिर आपने भाग 1 पढ़ा, फिर आपने भाग 2 पढ़ा, फिर भाग 3 पढ़ा। ये तो अलग काम है, लेकिन इसके अंदर मौलिक अधिकार है, इसके अंदर आपने देखा राष्ट्रपति है, इसके अंदर आपने देखा उपराष्ट्रपति है, इसके अंदर प्रधानमंत्री है, इसके अंदर इसके अंदर लोकसभा स्पीकर हैं। ये सारे जो प्रोविजन हमारे संविधान में डाले गए, ये उद्देश्य प्रस्ताव में पेश किए गए कि भारत का संविधान एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये गणतंत्र होगा, यहां पर सरकार कैसी बनेगी। तो हमारे देश का जो नेचर है, हमारे संविधान का जो नेचर है, इस नेचर को उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। जैसे आप एक बाइक बना रहे हो, तो आप एक बाइक बना रहे हो, आप एक बाइक,
हाँ जी, हाँ जी। आप एक बाइक बना रहे हो तो एक बाइक में आपने कहा कि ऐसी बाइक होनी चाहिए जिसका इंजन 200 सीसी का हो, ऐसी बाइक होनी चाहिए जिसको लेट के चलाया जाए, ऐसी बाइक होनी जिसमें कवर में बिल्कुल दर्द ना हो। तो कैसा संविधान बनेगा, इसको ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बेसिकली उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये आपके संविधान की 3 मेन इंपॉर्टेंट बैठकों के बारे में मैंने आपसे आज बातचीत कर ली। अब समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन आज का मेरा थोड़ा प्लान ज्यादा था आपको पढ़ाने का, और थोड़ा सा क्या रहा कि अभी बीच में क्या हुआ कि मेरा एक छोटा सा बच्चा आज वो गलती से यहीं पर वो आज आ गया, तो उसने थोड़ा सा क्लास को वो बार बार अंदर बाहर आ रहा था, तो उस चक्कर में थोड़ा शुरू बात में ठीक है, चलिए, तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा, उसके वजह से मैं समझ सकता हूं। तो यहां तक हमने चीजें पढ़ी उद्देश्य प्रस्ताव तक। अब हम इससे अगली क्लास में संविधान सभा की आपको समितियां पढ़ाएंगे, संविधान कैसे बना, कैसे उसका निर्माण हुआ, कैसे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में किस प्रकार से संविधान 63,96,729 रुपए में कैसे भारत के संविधान को कितने प्रकार के पेनों से लिख दिया गया, क्या उसके पीछे चीजें रही। तो ये बेसिक बातें जो हमें समझनी है और हमें जाननी है। तो आज हम क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप लोगों को बेहतरीन मजा आया हो क्लास में। एक बार आप रिवाइज करके देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना। आप चीजों को समझना कि सर ने जो पढ़ाया वो किस लेवल पे चीजें सर ने हमें समझाई हैं, हमें बताई हैं, ठीक है। मेरे लिए थोड़ा सा क्या है, नया है ये चीज कि आप लोगों को इतना अधिक कंटेंट देना, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप एक बार पॉलिटी पढ़ें तो बार बार क्यों पढ़े, एक बार पढ़ो ना, एक बार ऐसी पढ़ लो कि कोई भी एग्जाम आए एकदम पास, ऐसी पढ़ो ना पॉलिटी। जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैंने पॉलिटी से बीए किया, एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, नेट किया, प्रोफेसर किया, सब कुछ पॉलिटी से किया। तो मेरी पॉलिटी ऐसी पॉलिटी पढ़ो कि दोबारा आपको जीवन में कोई जरूरत ही ना पड़े पॉलिटी पढ़ने की, बेहतरीन करो। और ये प्रीलिम्स का बैच है, तुम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, जब आप इसे मेंस में पढ़ोगे तो इसी से मैं मेंस निकाल दूंगा, क्योंकि आज आपने जो पढ़ा कि भारत का संविधान के यही सब संविधान की डायमेंशंस है, यही प्रीलिम्स में फैक्ट देख रहे हो, मेंस में कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन आपको जब पता ही नहीं होंगे कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति की भी कोई महिला थी, संविधान सभा में कोई मुस्लिम महिला भी थी, संविधान सभा में हमने किसको कहां कैसे बनाया, तो आप कैसे मेंस की समझ में समझ पाओगे चीजों को बिना जानकारी के। तो तथ्यात्मक नॉलेज बहुत जरूरी है, तब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। अब किसी बच्चे को बताओ मत कि आपके पिताजी हैं, उसको बताइए मत पिताजी का मतलब क्या होता है, बस वो कहता रहे कि पिताजी हैं पिताजी हैं, मतलब तो बताओ कि इसका मतलब क्या है, डायमेंशन क्या है। ठीक है, नमस्कार बाबा, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद। मैं आ रहा हूँ 16 तारीख को आपके बीच में पढ़ना, 16 तारीख को मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, दमदार तरीके से पढ़ेंगे, ऑफलाइन में एकदम धुआं तरीके से। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।